देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये है हमारी पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा कि मैंने पीरियड 3 डिस्कस करा था कल। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब अगर मैं ग्रुप की बात करता हूँ तो दिस इज फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रैंकियम। तब इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। इसी तरह से ग्रुप 3 की बात करें तो ये आ गया स्कैंडियम, इंडियम। ठीक है। और ग्रुप 13 की बात करें तो बोरोन, मतलब ये बीच वाले तो ग्रुप्स हमको अभी देखने ही नहीं है, इसकी बात बाद में करेंगे। फिर आ जाइए इधर 13th वाला, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये हमारे ग्रुप्स हैं। तो अब मैं ग्रुप्स में यही चीज, यही कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करूंगा। कौन सी? जो हमने पीरियड्स में स्टडी करी हैं। पीरियड्स में सबसे पहले मैंने देखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ग्रुप्स में भी सबसे पहले यही देखूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अब नोट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। अब इसमें क्या होगा? पहली कैरेक्टरिस्टिक वही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक वही है, सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आप देखेंगे कि अब मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करूं या अलग अलग ग्रुप की बात कर लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चलिए सबसे पहले पहले ग्रुप की बात करते हैं। तो पहला ग्रुप में हम कोई 2 या 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। ग्रुप वन। ग्रुप वन में हमें बस 2 या 3 एलिमेंट्स देखने हैं और उससे ही ना मुझे एक पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। ठीक है। देखिए जी, मैं इधर आता हूँ। ग्रुप वन। ग्रुप वन में क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे जिसमें एक ही एटॉमिक नंबर ही 1 है? एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 1 बस, और कुछ कर ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC क्या हो जाएगा? केवल 1। लिथियम की बात करिए, लिथियम में है 3, तो 3 क्या हो जाएगा? 2, 1। इसके आउटर मोस्ट में कितना है? 1। सोडियम में क्या हो जाएगा? 11 है, तो 2, 8, 1। पोटेशियम में क्या हो जाएगा? 19 है, तो 2, 8, 8, 1। भाई इसके आउटर मोस्ट में भी 1, इसके आउटर मोस्ट में भी 1, इसके आउटर मोस्ट में भी 1, इसके आउटर मोस्ट में भी 1। इसका मतलब ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, जैसे हम कहते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। यहां पर मैं बोलूंगा ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेंस द सेम, कोई चेंज नहीं होता उसमें। ठीक। हम ये कहेंगे कि नहीं कोई नहीं, मैं तो जरा इसको और वेरीफाई करके देखूंगा। चलो जी करते हैं, ग्रुप 2 पर आ जाओ। अब मेरे पास ये ग्रुप 2 है, कहाँ से स्टार्ट होता है? बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैं तो बस 3 एलिमेंट्स देख रहा हूँ, आगे के भी सारे सेम ही होंगे। मैं 3 एलिमेंट्स देख रहा हूँ बस। ग्रुप 2 देखिए। ग्रुप 2 में है, देखिए ध्यान से, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का 12 और कैल्शियम का 20। 4, 12, 20 एज इट इज मेंशन कर रहा हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्या बताया था? 4, 12 और 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 का क्या होगा बेटा? पहले भी कितना आता है? 2,
ठीक है, 2 आ गया। दूसरे में 2 2 कॉमा 2, मैग्नीशियम 2 कॉमा 8 कॉमा 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 2 12, कैल्शियम 2 8 8 2 2 प्लस 8 10 प्लस 8 18 प्लस 2 20, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। ग्रुप 2 के बाद मैंने आपको ये बोला था कि ग्रुप 3 से लेकर और ग्रुप 12 तक आप छोड़ दीजिए, अभी उनकी बात हम करेंगे ही, ठीक है। और इस साल उनकी बात करने की जरूरत भी नहीं है, सिलेबस में है भी नहीं। उनमें जो जो चीजें हमें करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जब हम पीरियड्स की और ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज करेंगे तो वो जो बीच वाले हैं उनकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ग्रुप 2 के बाद में बेटा सीधा जंप करूंगा ग्रुप नंबर 13 पर। ग्रुप 13, ये ग्रुप 1 मिटा रहा हूँ। ग्रुप 13, अब ग्रुप 13 देखिएगा जरा, ये दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर। ग्रुप 13 में देखिए बेटा क्या है, बोरोन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है। बस 3 एलिमेंट्स की बात करिए, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम। क्या है एटॉमिक नंबर्स इनके? 5 13 31, 5 13 31। तो बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, इसका क्या है 5, 5 का मतलब 2,3, एल्यूमिनियम का 13, 13 का मतलब 2,8,3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गैलियम, गैलियम का कितना है 31, तो 2,8, 18 और 3, कितना हो गया 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 18 कितना हो गया 28, 28 और 3 कितना हो गया 31। तो 3 3 3, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, on moving down in a group number of valence electrons remains the same। बताइए बेटा सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है जी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई, on moving down in a group valence electrons remains the same। समझ में आ गया शौर्य? शौर्य के नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अच्छा अभी हो गया। चलिए, on moving down in a group, on moving down in a group, number of valence electrons remains the same। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, वैलेंसी। अभी वैलेंसी तो किस चीज पर डिपेंड करती है, वैलेंसी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करती है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर जब डिपेंड करेगी तो हम ये देखेंगे कि जब मैं मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे तक आ रहा हूँ, तो जैसे मैंने पहले ग्रुप की बात करी तो पहले ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1 थे सब में। तो इसका मतलब क्या है कि वो आउटर मोस्ट में जो 1 है वो 1 को डोनेट कर देंगे, तो उनकी वैलेंसी 1 ही होगी। दूसरे ग्रुप की बात करी तो दूसरे ग्रुप में जो मैंने एलिमेंट्स देखे सबकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो 2 थे, तो इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। जब 2 को डोनेट कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि उनकी वैलेंसी 2 हो गई। ऐसे ही ग्रुप 13 की बात करूंगा तो उनकी वैलेंसी 3 हो जाएगी।
14 की बात करूंगा तो उनकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, फिर 15 पर आती वैलेंसी वापस 3 हो जाएगी। तो हम सिर्फ एक ग्रुप की बात करें तो ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप वैलेंसी आल्सो रिमेंस द सेम। बताइए बेटा ये क्लियर है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है? No, sir. ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। श्रीजा क्लियर है? Yes, sir. ओके, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप valency also remains the same. Valency also remains the same. उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड है साइज ऑफ एटम्स। साइज ऑफ एटम्स अब साइज ऑफ एटम्स की बात अगर हम करते हैं तो देखिए वहां पर जब मैं बात कर रहा था पीरियड्स की, तो पीरियड्स में क्या था, पीरियड्स में जब साइज ऑफ एटम्स की बात करते थे तो हम ये बोलते थे कि अगर मान लीजिए मैं पहले एलिमेंट की बात करता हूँ तो उसका जो एटॉमिक नंबर है उससे मैं बताता था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मान लीजिए 11 है, जैसे सोडियम में 11 थे तो उसमें 11 प्रोटॉन्स जो थर्ड शेल थी, थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसको खींचता था। फिर क्या होता था, अगला एलिमेंट आ जाता था बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 12, तो उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते थे उसमें 12 हो जाते थे, तो वो जो 12 प्रोटॉन्स थे वो फिर थर्ड शेल को ही वापस खींचते थे, तो वो श्रिंक, वो सेल जो थर्ड शेल थी वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी, श्रिंक हो जाती थी। ऐसे ही फिर अगले एलिमेंट की बात करिए, अगला एलिमेंट आता था एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो जब 13 आ जाता था एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब 13 हो गए। अब 13 प्रोटॉन्स वो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि थर्ड शेल ही है वो उसको खींचेंगे तो वो और श्रिंक हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जब मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आता हूँ तब साइज ऑफ एटम्स क्या होता है। देखिए साइज ऑफ एटम्स को मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा, और हम क्या करते हैं साइज ऑफ एटम्स के लिए हम ग्रुप वन की बात करें। चलो अभी ग्रुप वन में से हाइड्रोजन को हटा दीजिए, है ना, सिर्फ लिथियम की बात करिए। हाइड्रोजन को इसलिए हटाने के लिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन एक स्पेशल एलिमेंट है। हाइड्रोजन को मेंडलीव भी और आपका नील बोहर भी, जिसका हम ये पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाए ढंग से। तो जब एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो एटॉमिक नंबर उसका 1 था, तो उस हिसाब से उसको सबसे पहले रख दिया पीरियोडिक टेबल। लेकिन हाइड्रोजन को हम फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप में जो है उसको स्टडी नहीं करते, तो इस वजह से हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। लिथियम की बात करता हूँ मैं ग्रुप वन में। ग्रुप वन मतलब मैं ऊपर से नीचे चल रहा हूँ, तो सबसे पहले लिथियम लिख दिया मैंने, सोडियम लिख दिया, फिर पोटेशियम लिख दिया। ठीक है, अब जैसे लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसका क्या हो जाएगा 2, 1, इसका हो जाएगा 2, 8 और 1, और इसका हो जाएगा 2, 8, 8 और 1। ये हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब मैं ग्रुप वन में बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं लिथियम की बात करता हूँ, तो लिथियम में जो अगर मैं स्ट्रक्चर इसका बनाकर देखूं तो बेटा ऐसा बनेगा, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सेकंड शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो 3 का मतलब क्या है कि 3 प्रोटॉन्स एक जगह भरे हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो जो 3 प्रोटॉन्स हैं वो इसको सेकंड वाली शेल को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये श्रिंक हो जाएगा।
अच्छा, अब सोडियम की बात करते हैं। तो लिथियम हो गया, अब सोडियम की बात करते हैं। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक चीज समझ में आ गई कि लिथियम में जो शेल्स थी वो शेल्स ही 2 थी, तो छोटा साइज होगा। सोडियम में शेल्स हो गई 3, जब 3 शेल्स हो गई तो साइज जो है समझ जाइए आप, एक शेल एक्स्ट्रा आ गई है, तो एटम का जो साइज है वो बढ़ जाएगा अपने आप। उसके बाद पोटेशियम की बात करते हैं। आप समझदार हो, पोटेशियम में क्या होगा, 4 शेल आ जाएंगी बेटा। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी शेल की बात करिए, तीसरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरी शेल में भी हो गया, ठीक है। और फिर आ जाइए चौथी शेल पर, तो चौथी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, चौथी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बात फिर वही की वही कि वो कितनी ताकत से खींच रहा है या कितनी ताकत से नहीं खींच रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं तो सीधा सीधा ये देखूंगा ना कि जो मेरा पहला वाला एलिमेंट है, ग्रुप वन का पहला एलिमेंट, उसमें 2 शेल्स हैं, 2 ऑर्बिट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो छोटा है। दूसरा वाला जो सोडियम है उसमें 3 ऑर्बिट्स हैं, यानी कि 3 शेल हैं, तो वो थोड़ा बड़ा हो गया। तीसरा वाला जो है, तीसरे वाले में 1 2 3 4 4 ऑर्बिट्स हैं, वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो आप ये समझ रहे होंगे कि ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस। बताइए ये क्लियर है सभी को कि नहीं? Yes, sir. बताइए जी, पार्थ मेहता क्लियर है? अनुभव, अक्षर, अद्वैक, बताइए क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अर्जुन क्लियर है? Yes, sir. ओके, अर्पिता, आस्था, भव्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिवांशी, Yes, sir. काव्या, काम्या, हाँ जी सर। दिवस, लक्ष्य, Yes, sir. Yes, sir. ओके, नव्या, रुचिर, Yes, sir. रुद्रांश, श्रीजा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज हो गई ग्रुप्स की, है ना। अब इसी तरीके से 3 प्रॉपर्टीज और देखेंगे हम अब ग्रुप्स की, ठीक है। 1 मिनट। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक है सर। ओके। हाँ, चलिए जी, साइज ऑफ एटम्स के बाद में अगला जो है प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी आती है बेटा मेटालिक करेक्टर। तो साइज ऑफ एटम्स में क्या हो जाएगा कि ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, size of atoms increases, size of atoms increases, ठीक है। चलिए जी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी मेटालिक करेक्टर। तो मेटालिक करेक्टर की बात करते हैं हम जरा। फोर्थ प्रॉपर्टी,
फिर से मैं वही बात करूंगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ग्रुप 1 लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, और पोटेशियम इसका एटॉमिक नंबर 19, ठीक है। 3, 11 और 19 ये हो गया। अब उसके बाद देखिएगा कि जब मैं मेटालिक करैक्टर की बात करूंगा तो अब ये है लिथियम, मैं लिथियम का पहले एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। लिथियम का है 2,1, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1, 2, दूसरे शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर तीसरे शेल में 1। ये हो गया लिथियम, ये हो गया सोडियम। अब बात करते हैं पोटेशियम की। न्यूक्लियस, ये पहला शेल, दूसरा शेल 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा शेल, फिर चौथा शेल, चौथे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार इनका ना साइज बढ़ता जा रहा है। वो तो हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी को भी देख लिया, और मूविंग डाउन इन अ ग्रुप साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस, ये हमने देख लिया, ठीक है जी। अब क्या देखेंगे हम बात करेंगे मेटालिक करैक्टर की। तो मेटालिक करैक्टर क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट का कोई एटम अगर वो बड़े आराम से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर देता है, वो जितनी आसानी से कैटायन बनाता है, हम ये बोल देते हैं कि वो उतना ही अच्छा मेटल है जितनी आसानी से कैटायन बनाए। अब सवाल ये उठता है कि भाई इनमें कैसे मैं कंपैरिजन करूं, इनमें कैसे कंपैरिजन करूं, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है आउटर मोस्ट में, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, तो तीनों ही ऐसे हैं कि फटाफट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो तीनों ही बहुत अच्छे मेटल हैं। तो क्या इनके मेटालिक करैक्टर में कोई चेंज आता है व्हेन वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, कोई चेंज आता है? तो जरा देखते हैं जी क्या हो सकता है। देखो इसमें क्या है कि जब लिथियम की हम बात करेंगे तो लिथियम में क्या है, लिथियम में बेटा केवल 2 शेल है, केवल 2 शेल है, तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, बड़े आराम से डोनेट कर देगा, कर दिया उसने डोनेट। अब सोडियम की बात करेंगे, सोडियम की बात ये करेंगे तो सोडियम में कितना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन अगर है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस बैठा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर ना प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं, तो प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, वो प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेंगे, तो क्या है कि यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन इसको खींच के रखेगा, काफी ताकत लगा कर रखेगा, लेकिन फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, बड़े आराम से बाहर चला जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम में क्या है, सोडियम में भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब क्या है कि अब न्यूक्लियस से ये थोड़ा दूर हो गया, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरे ऑर्बिट में पहुंच गया, तो तीसरे ऑर्बिट में पहुंच गया तो दूरी बढ़ गई, यानी कि प्रोटॉन के लिए, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बैठे हैं उनके लिए डिस्टेंस बढ़ गया, तो उनके लिए ताकत लगाकर रखना काफी मुश्किल है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इससे भी ज्यादा आसानी से बाहर निकल जाएगा। समझ गए मेरी बात? यस सर। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम आते हैं पोटेशियम पर।
तो पोटेशियम में क्या होता है, पोटेशियम में 1 शेल 2 शेल 3 शेल, तो ये जो बेचारा न्यूक्लियस है इसकी सारी ताकत पहली शेल दूसरी शेल तीसरी शेल में ही खत्म हो गई। ये जो चौथी शेल है इतनी दूर, इसमें भी बस एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा आराम से बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये कैटायन बनाएगा, आराम से बनाएगा, ये और ज्यादा आराम से बनाएगा, बहुत जल्दी बना देगा, और ये सबसे ही ज्यादा आराम से बनाएगा। और इससे अगला एलिमेंट देखो तो उसमें 5 शेल आ जाएंगे, तो उसमें तो और भी ज्यादा आराम से। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये बड़े आराम से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, सोडियम ये भी बड़े आराम से, ये और भी ज्यादा आराम से डोनेट कर देगा, और पोटेशियम और भी ज्यादा, मतलब इट इज वेरी इजी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन व्हेन यू हैव मोर ऑर्बिट्स, ठीक है। तो जब मैं ऊपर से नीचे ग्रुप्स में मूव करता हूँ तो हमारे ऑर्बिट्स जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं, है ना, हर एलिमेंट के साथ एक ऑर्बिट बढ़ जाता है। तो और मूविंग डाउन इन अ ग्रुप ज्यादा अच्छे तरीके से कैटायन बनेंगे, जब हम नीचे 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 आते चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से कैटायन बनेंगे, यानी कि ज्यादा अच्छे मेटल होते चले जाएंगे। लिथियम अच्छा मेटल, सोडियम और अच्छा मेटल, पोटेशियम और अच्छा मेटल, जो जितनी आसानी से डोनेट कर दे, यानी कि जो जितनी आसानी से कैटायन बना ले वो उतनी अच्छा मेटल। तो हम बोलेंगे ऊपर से नीचे तक जब हम आएंगे ना, और मूविंग डाउन इन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। पास था, हो गया, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो मेटालिक कैरेक्टर में हम बोलेंगे वही चीज, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप on moving down in a group, metallic character increases, ठीक है। बस जी 2 मिनट रुकिए जरा, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर बताता हूँ आगे। देखिए, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स increases on moving down in a group। एक चीज तो ये हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जी मेटल्स कहाँ से आ गए, बताता हूँ अभी। दूसरा, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल दोनों की बात करेंगे। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स ये उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, ये हो गया केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि क्या करना है। देखो, जब मैं केमिकल रिएक्टिविटी की बात करता हूं तो अब यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ से आ गए ये देखते हैं, क्योंकि अब ना मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो ग्रुप का मतलब ये है कि यहाँ पर मेटल भी होंगे और नॉन मेटल भी होंगे। कैसे, जरा देखिए, एक बार मैं दोबारा से आपको पीरियोडिक टेबल दिखाना चाह रहा हूँ, देखिएगा पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल में बेटा यहाँ पर देखो, इस हाइड्रोजन को तो हमने बिल्कुल अलग हटा दिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये हमारा पहला ग्रुप। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये हमारा दूसरा ग्रुप। फिर 13th ग्रुप पर आ जाते हैं, बीच वालों को हमने छोड़ दिया, हैवी मेटल्स वाले ये छोड़ दिया। फिर आ जाइए इधर, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, मतलब मैं इन पर आ गया। तो आप ये देखिए कि जैसे ही मैं इधर आ जाता हूं तो ये 13 से लेकर 17 तक ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब ये जो नॉन मेटल्स हैं, इन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ये नाइट्रोजन वाला है या ये ऑक्सीजन वाला है या ये फ्लोरीन वाला है, इनको कैटेगरी तो नॉन मेटल की बोल दी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है
कि ये जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स बनते कैसे हैं, क्योंकि ये एनायन बनाते हैं, ठीक है, ये एनायन बनाते हैं। तो एनायन जहां पर भी बनेंगे वहां पर मैं बोलूंगा कि नॉन मेटल्स हो जाएंगे। तो आप ये देखिएगा कि मैं बात करूंगा अब पीरियड 1 की। पहले मेटल्स की बात करते हैं, तो जब मेटल्स की बात करेंगे तो पीरियड 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो पीरियड 1, पीरियड 1 में मैंने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो आप ये देखिएगा यहां से यहां तक जब मैं जा रहा हूं तो मेटेलिक करेक्टर पीरियड 1 गलत लिख रहा हूं मैं, ग्रुप 1 वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अभी तो बताया था, मूविंग डाउन इन ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। अब जब मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाता हूँ, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ऊपर कम स्ट्रॉन्ग मेटल है, नीचे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो जब हम ये कहेंगे कि नीचे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने बोला द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप। और क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप 1 की वैलेंसी सबकी 1+ होती है, वैलेंसी सभी की 1+ होती है, ठीक है। तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाता जाता हूँ तो वैलेंसी तो सभी की 1+1+ आती जाएगी। देखो आउटर मोस्ट में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, वैलेंसी तो सेम रहेगी। लेकिन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता जाता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये आसानी से छोड़ देता है अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये और भी ज्यादा आसानी से छोड़ देता है, ये और भी ज्यादा आसानी से छोड़ देता है। मतलब ये इजीली कैटायन बनाता है, ये और इजीली कैटायन बनाता है, ये और ज्यादा आराम से कैटायन बनाता है। तो ऐसे केसेस में हम ये बोलते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर जब इंक्रीज हो रहा है, तो व्हेनेवर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो मैं ये बोलूंगा कि केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता हूँ, जब मैं ग्रुप्स की ही बात कर रहा हूँ तो मैं एक ग्रुप आता हूँ, ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं जरा। ग्रुप नंबर 17, और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स देखते हैं। ये रहा ग्रुप 17 में मेरे पास क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन की बात करिए तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बेटा 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है कितना, ब्रोमीन का है 35। अब देखिए जैसे 9 है तो क्या हो गया 2,7, ये क्लोरीन है तो ये क्या हो गया 2,8,7, और ये ब्रोमीन है तो ये हो जाएगा 2,8,18 और 7। तो अब आप ये देखिएगा कि ये लास्ट में आउटर मोस्ट में इसके साथ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो जितनी आसानी से ले ले, जैसे मान लीजिए हमने कहा था कैटायन की हमने बात करी थी, जो जितनी आसानी से, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे वो उतना ही ज्यादा अच्छा मेटल। तो जो जितनी आसानी से, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले ले, यानी कि एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन को, वो उतना ही अच्छा नॉन मेटल, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये वाला बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसने इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लिया, तो ये बहुत अच्छा मेटल, बहुत अच्छा नॉन मेटल। इसने थोड़ी मुश्किल से लिया, क्यों लिया मुश्किल से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कौन करेगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन ये क्योंकि तीसरे शेल में है, तो प्रोटॉन जो है वो कहाँ है, प्रोटॉन आपका मतलब बहुत दूर है, तो ये दिक्कत से खींचेगा, ये भी दिक्कत से आएगा। तो हम ये कहेंगे कि नॉन मेटल बहुत अच्छा, नॉन मेटल थोड़ा खराब, थोड़ा और खराब। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर ग्रुप में डिक्रीज हो रहा है,
और जब नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो जितना अच्छा नॉन मेटल, जो जितना अच्छा नॉन मेटल वो क्या होगा, जो जितना अच्छा नॉन मेटल वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, जो जितना अच्छा मेटल वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव। तो यहाँ पर कहानी क्या उल्टी हो रही है कि जो हमारा ऐसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। बेटा ये समझ में आ गया नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज कैसे हो रहा है, दोबारा बताऊं? No, sir. Yes. सर आगे। एक बार दोबारा बता दूं, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. बता दो एक बार। सुन लीजिए, देखिए हम ये कहते हैं कि कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से छोड़ देगा उतना ही ज्यादा अच्छा मेटल, ठीक है। तो ये वाला बड़े आराम से छोड़ देगा, ठीक है। ये वाला और भी ज्यादा आराम से छोड़ेगा, आउटर मोस्ट में बैठा हुआ है, प्रोटॉन इसको खींच ही नहीं पाएगा, तो ये और आराम से छोड़ देगा और ये और आराम से छोड़ देगा। तो इसका मतलब जब मैं ऊपर से नीचे तक आ रहा हूँ तो ज्यादा आराम से इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ पा रहा हूँ, इसका मतलब ज्यादा अच्छा मेटल है ऊपर से नीचे की तरफ, तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। नॉन मेटल की बात करेंगे कि जो जितने आराम से इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर तो दो ही ऑर्बिट है, तो प्रोटॉन जो है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो बड़े आराम से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये आराम से खींचेगा, तो ये अच्छा नॉन मेटल है, ठीक है, ये अच्छा नॉन मेटल। अब इसकी बात करें, यहाँ तीसरा वाला शेल है और तीसरे वाले शेल में न्यूक्लियस, खींचने में न्यूक्लियस को दिक्कत होगी, भाई दूरी बढ़ गई है तो न्यूक्लियस की जो पॉजिटिव पावर है वो भी थोड़ी कम हो गई है, तो वो उतनी अच्छे से नहीं खींच पाएगा, इसको खींच तो लेगा उतने अच्छे से नहीं खींच पाएगा, तो इसका मतलब नॉन मेटल कमजोर हो गया। और नीचे आए तो चौथा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट में फिर एक इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो न्यूक्लियस और दूर हो गया, तो ये और अच्छे से नहीं खींच पाएगा, तो इसका मतलब ये अच्छा नॉन मेटल, ये कम अच्छा, ये बिल्कुल ही मतलब और भी कम अच्छा है, तो ये सबसे अच्छा है और ये थोड़े कम अच्छे हैं, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नॉन मेटेलिक करेक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है तो केमिकल रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो जितना अच्छा नॉन मेटल वो उतना अच्छा, वो उतना रिएक्टिव, सिमिलरली जो जितना अच्छा मेटल वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर रिएक्टिविटी यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। बताइए बेटा, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर तो हम कह सकते हैं ना कि केमिकल रिएक्टिविटी और मतलब जो स्ट्रेंथ है केमिकल रिएक्टिविटी वो। and metallic character directly proportional, chemical reactivity and non metallic character directly proportional, समझ गए? यस। यही कहना चाह रहे थे? यस सर। ठीक है, बताइए बेटा, अनुभव क्लियर है? अनुभव? सर सर हाँ अद्विक बोलो। सर तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होती है और मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो साइज पे भी डिपेंड करती है। नॉन मेटालिक, हाँ साइज पर तो डिपेंड करती है, बिल्कुल ओके। साइज पर तो डिपेंड करती ही है। ठीक है, समझ गया बेटा? अर्जुन क्लियर है? Yes, अर्पिता? sir. चलिए ठीक है। अर्पिता? Yes, sir. चलिए जी ठीक है, उसके बाद लास्ट है इसकी करेक्टरिस्टिक, लास्ट करेक्टरिस्टिक है जी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तीनों ही मेटल है, तो अगर मेटल ही मेटल है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो जब सारे ही मेटल है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हम क्या बोलेंगे कि टोटली बेसिक ऑक्साइड ही बनेंगे। अगर मैं नॉन मेटल की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर आ गया, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। तो ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो जो हमारी अगली प्रॉपर्टी थी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये फिफ्थ थी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी बेटा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। इसमें क्या है कि देयर इज नो चेंज इन द nature of oxides
on moving down है ना ग्रुप, ये आप सब लोग समझ गए होंगे, बताइए जी, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, तो फिर इतना ही कर लीजिए। अब इसके क्वेश्चन जो है, बस एक क्लास और चाहिए होगी मेरे को, उसमें क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है? और बाकी परसों मिलते हैं। सर बस इतना सही है इसमें चैप्टर में? बस और क्या, और कितना करोगे, खत्म हो गया चैप्टर। ओके सर। ठीक है, और ये भी तब है जब मैंने इसमें सब कुछ करा दिया, इसमें कोई चीज छोड़ी नहीं है।